सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो चलिए आज हम कक्षा 9 के अध्याय पदार्थ की संरचना एवं अणु का जो तीसरा और जो अंतिम पार्ट है वो शुरू करते हैं। आज की ऑनलाइन क्लास तक हमने पिछले 2 दिनों में पार्ट फर्स्ट तथा पार्ट सेकंड का अध्ययन किया। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हम पार्ट 3 के अध्ययन के साथ इस पाठ को यहीं संपन्न कर देंगे। तो चलिए हम आज के हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो सबसे पहला टॉपिक है, आपने पदार्थ पढ़ लिया, पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ ली। अब थोड़ी सी नज़र आप वो डाल लीजिए अवस्था परिवर्तन के बारे में, यानी कि पदार्थों की अवस्था परिवर्तन। तो चलिए आज का जो टॉपिक है हमारा पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन। अब अगर अवस्था परिवर्तन के बारे में बात की जाए तो ये अवस्था परिवर्तन होते क्या, इधर देखिए। मतलब कि अवस्था का यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में रूपांतरित होना या पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाना क्या कहलाता है? अवस्था परिवर्तन कहलाता है। यानी कि अवस्थाओं का एक दूसरे रूप में बदलते रहना क्या कहलाता है? अवस्था परिवर्तन कहलाता है। तो अवस्था परिवर्तन में देखिए हम बात करते हैं कि जब कोई ठोस जब ठोस, एरो का चिन्ह का मतलब है परिवर्तन, ठीक है। जब ठोस किस में परिवर्तित होता है? द्रव्य में। किस में होता है? द्रव्य में। यानी कि जब ठोस सॉलिड द्रव्य लिक्विफाइड में कन्वर्ट होता है या बदलता है। कब? गर्म करने पर। कब? गर्म करने पर। जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो वह द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है। ये क्रिया क्या कहलाती है? आपकी गलन। क्या कहलाती है? गलन अर्थात गलनांक। यानी कि अताप का वह अधिकतम बिंदु जहां पर ठोस किस में परिवर्तित हो जाए? द्रव्य अवस्था में। तो ये होगी आपकी ठोस से द्रव्य अवस्था में परिवर्तन। दूसरे परिवर्तन के बारे में बात करें तो द्रव्य का किस में परिवर्तित होना? गैस में। यह रहा आपका द्रव्य यानी कि लिक्विफाइड और यह रहा आपका गैस। जब कोई द्रव्य गैस में परिवर्तित होता है, कब? गर्म करने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन। क्या कहलाती है? वाष्पन। क्या कहलाती है आपकी? वाष्पन। यानी कि द्रव्य का गैस अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? वाष्पन। चलिए अगले बिंदु के बारे में बात करते हैं हम। तो अगला बिंदु है हमारा कि जो ये गैस अवस्था है, यानी कि ये रही आपकी गैस अवस्था। अब अगर ये गैस अवस्था परिवर्तित हो जाती है द्रव्य अवस्था में, कौन सी अवस्था में? द्रव्य अवस्था में। तो यह परिवर्तन क्या कहलाता है? संघनन। क्या कहलाता है? संघनन। अर्थात गैस को द्रव्य में परिवर्तित करने के लिए उसको क्या करना होता है? ठंडा। और जब ठंडा करोगे तो द्रव्य है ये गैस है किस में परिवर्तित हो जाएगी? द्रव्य में। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन। अब बात करते हैं हम द्रव्य को ठोस में परिवर्तित करने की। किसको? द्रव्य को ठोस में। ये रहे आपका द्रव्य, किसमें परिवर्तित करते हैं? ठोस में। यह क्रिया क्या कहलाती है? पिंडन। क्या कहलाती है? पिंडन। यानी कि ठंडा करने पर यह क्रिया कहलाती है पिंडन। और यह क्रिया कब संपन्न होती है? जब इसको ठंडा किया जाता है। तो यह होती है हमारी अवस्था परिवर्तन। क्या होती है? अवस्था परिवर्तन। तो चलिए ये थी अपनी पदार्थों की
अवस्था परिवर्तन। एक बार इन अवस्था परिवर्तनों को या इन अवस्था परिवर्तनों का आपके सामने चित्र बोर्ड पर दिखा देता हूं, तो चलिए चित्र को ध्यान से समझ लेना आप। ये रहा आपका चित्र। बिल्कुल आराम से देखिएगा कि जब ठोस को द्रव में कन्वर्ट करते हैं तो ये अवस्था गलना कहलाती है। कब कन्वर्ट कर सकते हैं? जब इसको गर्म किया जा सकता है। दूसरी बात अगर की जाए तो इस द्रव अवस्था को गैस अवस्था में परिवर्तन करने के लिए भी गर्म करना पड़ता है, और ये अवस्था क्या कहलाती है? आपकी वाष्पन कहलाती है। वाष्पन के बाद अगर बात की जाए तो गैस अवस्था को द्रव अवस्था में परिवर्तन करने के लिए उसको ठंडा किया जाता है, और यह क्रिया क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। क्या कहलाती है? संघनन। और फिर द्रव को वापस ठोस में किया जाता है, तो ये क्या कहलाती है? आपकी पिंडन, या ठंडा करने पर इसको द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदला जा सकता है। ये क्रिया क्या कहलाती है? आपकी पिंडन। तो ये हुआ आपका अवस्था परिवर्तन। इसमें आपके बुक्स में तो नहीं दिया हुआ इस पार्ट में, क्योंकि बड़ी कक्षा है तो आपने छोटी कक्षाओं में पिछले पढ़ लिया, लेकिन आपको याद रखने के लिए ये अवस्था परिवर्तन टॉपिक बता दिया गया है। तो चलिए अब आगे हम बात करते हैं अगले टॉपिक पर। वो टॉपिक है हमारा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, अर्थात फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, यानी कि पदार्थों का भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कक्षा 6 में भी, कक्षा 7 में भी, कक्षा 8 में भी और कक्षा 9 में भी। और अगर आगे की लिए बात की जाए तो जो रीट फर्स्ट और सेकंड लेवल के साथ जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम है उसमें भी इसमें से 1 नंबर का सवाल आता है। बिल्कुल छोटा सा है, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक की परिवर्तन की 4 लाइन याद रखनी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। इससे पहले आप समझ लीजिए कि ये परिवर्तन होते क्या है, ये चेंजेज होते क्या है। अब आपको पता ही है कि जिस प्रकार अवस्थाएं थी, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदली, तो वो तो क्या कहलाती थी? आपकी अवस्था परिवर्तन। अर्थात एक अवस्था के गुण दूसरी अवस्था के गुणों में क्या हो गए थे? कन्वर्ट हो गए थे, या बदल गए थे, या चेंज हो गए थे। वो आपकी कहलाती थी अवस्था परिवर्तन, यानी कि स्टेट चेंजेस। लेकिन अब हमारा जो परिवर्तन है, चेंजेज है, वो है फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। तो अब अगर पदार्थों के परिवर्तनों के बारे में बात की जाए, यानी कि पदार्थों का परिवर्तन किस प्रकार होता है, तो जब भी कोई द्रव्य या पदार्थ अपने भौतिक और रासायनिक गुणों को बदल लेता है, क्या कर लेता है? अपने भौतिक और रासायनिक गुणों को बदल लेता है, अर्थात अपने फिजिकल गुण और केमिकल गुणों को कन्वर्ट कर लेता है, तो वो क्रिया क्या कहलाती है? आपकी परिवर्तन कहलाती है, चेंजेज कहलाती है। अर्थात किसी द्रव्य का अर्थात किसी द्रव्य का या किसी पदार्थ का, किसी मैटर का अपने भौतिक यानी कि फिजिकल और रासायनिक यानी कि केमिकल गुणों को बदलना या बदलता है, वो क्रिया आपकी क्या कहलाती है? परिवर्तन। क्या कहलाती है? परिवर्तन। अब अगर इन परिवर्तनों के बारे में बात की जाए तो ये परिवर्तन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार कौन सा है? पहला आपका है भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। दूसरा है आपका रासायनिक परिवर्तन। कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन। इंग्लिश में देखा जाए तो फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस।
अब अगर इन परिवर्तनों को पढ़ने से पहले इनके कुछ मुख्य बिंदुओं पर क्या की जाए, बात की जाए, तो इसमें आपको सुनने में नाम आएंगे दो। एक आएगा स्थायी परिवर्तन, एक नाम आएगा अस्थायी परिवर्तन, एक नाम आएगा उत्क्रमणीय और एक नाम आपका आएगा अनुत्क्रमणीय। तो ये स्थायी, अस्थायी या आप कहें तो क्या है, उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय होते क्या है, तो उसके बारे में देखते चलिए, उनके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक लेते हैं हम अस्थायी परिवर्तन, अर्थात अस्थायी परिवर्तन क्या होता है उसको हम देखते हैं। फिर हम चर्चा करेंगे उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, यानी कि उत्क्रमणीय क्या होते हैं और अनुत्क्रमणीय क्या होते हैं। तो चलिए पहला टॉपिक हमारा शुरू करते हैं, स्थायी परिवर्तन। अब अगर स्थायी परिवर्तन की बात की जाए या फिक्स चेंजेस के बारे में बात की जाए, तो इनका मतलब होता है कि अगर कोई पदार्थ है अपने गुण एक बार बदल लेता है तो पुनः उस गुण को प्राप्त नहीं करता है। क्या नहीं करता है, पुनः उस गुण को प्राप्त नहीं करता है, अर्थात उसके भौतिक गुणधर्म क्या हो जाते हैं, हमेशा के लिए क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात उसे पुनः उस अवस्था में नहीं लाया जा सकता। वो आपका क्या कहलाता है, स्थायी परिवर्तन। अब अगर बात की जाए अस्थायी परिवर्तन के बारे में, तो अस्थायी परिवर्तन स्थायी परिवर्तन का विपरीत होता है। विपरीत कैसे होता है, देखिए, अगर कोई पदार्थ है, जैसे आपको उदाहरण के लिए बता देते हैं, ठोस से द्रव्य में बदलना और वापस उस द्रव्य को ठोस में बदलना, अर्थात उस पदार्थ के जो भौतिक गुणधर्म है वो चेंज होते हैं, या आप यूं कह सकते हो किसी पदार्थ को पुनः उस अवस्था में लाया जा सकता है, अर्थात यह क्रिया बार बार चलती है, उस गुण को वापस बदलना, वापस पुनः लाना, उसको ऐसे करना, वापस कन्वर्ट करना। तो ये जो आपके परिवर्तन होता है वो परिवर्तन होता है आपका अस्थायी परिवर्तन। अब अगर बात करें हम उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय के बारे में, तो पहले आप देखिए उत्क्रमणीय, क्या देखिए, उत्क्रमणीय। अगर उत्क्रमणीय के बारे में बात की जाए तो उत्क्रमणीय का अर्थ है कि जो परिवर्तन, क्या, जो परिवर्तन विपरीत दिशा में भी संभव हो, क्या हो, विपरीत दिशा में भी संभव हो, अर्थात कोई पदार्थ के गुण चेंज हुए तो जिसमें चेंज हुए वो पुनः उसी में वापस परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात ये जो परिवर्तन है वो दोनों डायरेक्शन में भी चलता है। उदाहरण के लिए आपको बता दूं कि मान लो ठोस है, क्या है, ठोस, ये किस में परिवर्तित हो रहा है, द्रव्य में। तो ठोस से द्रव्य में क्या हो गया, बर्फ का पानी बन गया, और पानी वापस कन्वर्ट होगा ठोस में तो क्या बन जाएगा, बर्फ। तो ये प्रक्रिया क्या होती है, ये परिवर्तन क्या होता है, दोनों दिशाओं में भी संभव हो, अर्थात दोनों ही दिशाओं में इनको संपन्न किया जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं, आपके उत्क्रमणीय परिवर्तन। अब आपको पूछ लिया जाए कि उत्क्रमणीय जो परिवर्तन है वो स्थायी होते हैं या अस्थायी होते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि जो उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं वे अस्थायी होते हैं। चलिए बात करते हैं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के बारे में।
अनुत्क्रमणीय के बारे में अगर बात की जाए तो ये परिवर्तन क्या होते हैं, वन डायरेक्शन होते हैं, या आप यूं कह सकते हो कि अपोजिट डायरेक्शन में ये संपन्न नहीं होते हैं। अर्थात ये परिवर्तन केवल और केवल एक ही दिशा में चेंज होते हैं या परिवर्तित होते हैं। अर्थात किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कन्वर्ट करने के बाद उसको पुनः उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, वो आपका क्या होता है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है वो आपके होते हैं अस्थायी। क्या होते हैं, अस्थायी, अर्थात इनको पुनः उस अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। ये हुई आपकी अवस्था पदार्थों के परिवर्तनों की सामान्य जानकारी। अब हम हमारा टॉपिक भौतिक और रासायनिक अर्थात फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं भौतिक परिवर्तन। क्या लेते हैं, भौतिक परिवर्तन। फिजिकल चेंजेस। अगर भौतिक परिवर्तन के बारे में बात की जाए या यूं कहा जाए कि ये भौतिक परिवर्तन होते क्या है, आप इसमें सीधा सा देखिए भौतिक परिवर्तन, या आप यूं कह सकते हैं भौतिक गुण। अर्थात ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के भौतिक गुणधर्म या भौतिक गुण परिवर्तित हो जाए, या रासायनिक गुण समान है और भौतिक गुण परिवर्तित हो जाए या भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाए, तो उनको क्या कहा जाता है, पदार्थों का भौतिक परिवर्तन। ये तो था आपके समझने के लिए। अगर परिभाषा यूं देखी जाए तो आप कह सकते हैं कि ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के रासायनिक गुण तो समान रहते हैं लेकिन उसके भौतिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं, वो क्या कहलाती है, आपकी भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब भौतिक परिवर्तन के बारे में बात की जाए या भौतिक गुणों के बारे में बात की जाए तो पदार्थों के भौतिक गुण होते हैं, देखिए उसका ताप, उसका दाब, उसकी अवस्था, उसका आकार, ये उसके क्या होते हैं, भौतिक गुण होते हैं। क्या होते हैं, भौतिक गुण होते हैं। अब अगर बात की जाए भौतिक परिवर्तन के अगले बिंदु के बारे में, तो जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो होते हैं अस्थायी परिवर्तन। क्या होते हैं, अस्थायी परिवर्तन, अर्थात पुनः इन्हें उसी अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं, अस्थायी। अब अगर ये अस्थायी है, या आप यूं कह सकते हैं कि अगर ये अस्थायी है तो उत्क्रमणीय हो गए या अनुत्क्रमणीय, तो ये जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो होते हैं उत्क्रमणीय। क्या होते हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन। अर्थात भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं और ये क्या होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। अब अगर इनके उदाहरणों के बारे में बात की जाए या इसके कुछ उदाहरण या एग्जाम्पल के बारे में बात की जाए तो देखिए होते क्या ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। भौतिक परिवर्तन के उदाहरणों के बारे में बात की जाए तो भौतिक परिवर्तनों का पहला उदाहरण मैं बता देता हूं आपका, बल्ब का जलना। क्या है, बल्ब का जलना, यानी कि जब आप स्विच ऑन करते हो तो बल्ब प्रकाशित हो जाता है, या
रोशनी देता है, लेकिन जब आप उसी स्विच को बंद करते हैं तो आपका जो बल्ब है वे क्या हो जाता है, अंधकार में हो जाता है या बंद हो जाता है। आप यूँ कह सकते हैं कि बल्ब बुझ जाता है। तो यह कौन सा परिवर्तन है, आपका भौतिक परिवर्तन। दूसरी बात की जाए तो दूसरा उदाहरण आपका है बर्फ का पिघलना। क्या करना, बर्फ का पिघलना। यानी कि अगर बर्फ पिघलता है तो उसको पुनः बर्फ के रूप में जमाया जा सकता है या उसकी अवस्था परिवर्तन की जा सकती है। यह आपका क्या होता है, भौतिक परिवर्तन। कंफ्यूज करने वाली बात यहाँ पर एक है, उदाहरण लिख रहा हूं, कागज का फटना। अब देखिए कागज का फटना, तो इसके भौतिक गुणधर्म चेंज हुए। कैसे हुए कि आप कागज के 2 टुकड़े कर दोगे तो भी वो कागज ही रहेगा, अगर कागज के 3 टुकड़े कर दोगे तो भी वह कागज रहेगा। तो ये होते हैं आपके कुछ भौतिक गुण, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। चलिए अब हम अगला टॉपिक अपना रासायनिक परिवर्तन शुरू करते हैं। रासायनिक परिवर्तन के बारे में अगर बात की जाए तो ये भौतिक परिवर्तन से पूरे ही अलग होते हैं। अर्थात अगर इसकी परिभाषा के बारे में बात की जाए तो इसकी परिभाषा है वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण बदल जाते हैं। अर्थात रासायनिक परिवर्तन में क्या होते हैं, पदार्थ के कौन से गुण बदल जाते हैं, रासायनिक गुण बदल जाते हैं। अर्थात केमिकल चेंजेस। अब अगर पहले वाले परिवर्तन के बारे में बात की जाए, भौतिक परिवर्तन के बारे में, तो भौतिक परिवर्तनों में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। क्या नहीं होता है, कोई नया पदार्थ बनता नहीं है। आप बल्ब को ऑन करोगे तो भी वो बल्ब रहेगा, बल्ब को ऑफ करोगे तो भी वो बल्ब ही रहेगा। यानी कि उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। लेकिन रासायनिक पदार्थ परिवर्तन में क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है, नया पदार्थ बनता है। अर्थात रासायनिक परिवर्तन में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है या नया पदार्थ बनता है। अब अगर रासायनिक परिवर्तन के अगले बिंदु के बारे में बात की जाए तो जो रासायनिक परिवर्तन है वो होते हैं आपके अनुत्क्रमणीय। क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय। अर्थात दोनों दिशाओं में संपन्न नहीं होते हैं। और अगर अनुत्क्रमणीय है तो कौन से परिवर्तन होंगे, स्थायी परिवर्तन। कौन से होंगे, स्थायी परिवर्तन। यानी कि भौतिक इस रासायनिक परिवर्तन को देखा जाए तो आप यूँ कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म बदल जाना क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं, रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं और रासायनिक परिवर्तन में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए देखिए, अगर आप ऑक्सीजन, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो जलाने पर हमारी जो CO2 गैस का निर्माण होता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो क्या हुआ, नए पदार्थ का या किसी नए तत्व का क्या हुआ, निर्माण हुआ। यानी कि आप देख लीजिए उदाहरण इसका, अगर उदाहरण के बारे में बात की जाए तो ये रहा आपका कार्बन, जो किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। अब इसको ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में क्या किया जाए, जलाया जाए तो आपकी कौन सी गैस बनती है, CO2, यानी कि गैस का निर्माण होता है। यहाँ पर किसको जलाया आपने, कार्बन कौन सी अवस्था में था,
ठोस अवस्था में और जलाने के बाद आपकी कौन सी गैस बनी? CO2 गैस। क्या आप इस गैस से वापस कार्बन प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अर्थात यह परिवर्तन स्थायी हुआ, अनुत्क्रमणीय हुआ और एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ। तो यह परिवर्तन आपका क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। अब अगर रासायनिक परिवर्तन के बारे में बात की जाए या रासायनिक परिवर्तन के उदाहरणों के बारे में बात की जाए तो आपका उदाहरण है जैसे दूध से दही बनना। क्या आप दही बनने के बाद पुनः इसको दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो एक नया पदार्थ बना कि नहीं बना? बना। दूसरा उदाहरण है कागज का जलना। कागज का जल, पिछले में था कागज का फटना, इसमें कागज का जलना। कागज को फाड़ा आपने या कागज फट गया तो वो आपका किस में रहा? कागज के फटने में रहा, कागज ही रहा। लेकिन अगर आप कागज को जला दोगे तो उसकी क्या बन जाएगी? राख बन जाएगी। क्या उस राख से वापस कागज प्राप्त किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। तो ये आपके परिवर्तन होते हैं। कौन से परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। और इसी उदाहरण के साथ आपके रासायनिक और भौतिक परिवर्तन है वो पूरे होते हैं। अब अगर कक्षा 9th के अगले टॉपिक के बारे में बात की जाए तो इन अवस्था परिवर्तनों पर प्रभाव क्या होता है, या आप अपना टॉपिक देखें तो इस टॉपिक को नाम दे दीजिए आप द्रव्य की अवस्था परिवर्तन और प्रभाव। यानी कि अवस्थाएं परिवर्तन किस प्रकार होती है, इनमें अवस्थाओं पर किन किन का प्रभाव पड़ता है, या आप कह सकते हैं किन प्रभावों के कारण ये अवस्थाएं परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले तापमान का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव के बारे में बात की जाए तो देखिएगा, यानी कि ताप देने से कणों की कौन सी ऊर्जा बढ़ जाती है? गतिज ऊर्जा। यानी कि जैसे ही हम ताप को बढ़ाते हैं तो क्या कौन सी ऊर्जा बढ़ जाती है? गतिज ऊर्जा बढ़ जाती। अर्थात पदार्थ के कण गतिशील हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पदार्थ के कण गतिशील हो जाते हैं। अब अगर पदार्थ के कण गतिशील होंगे तो उनमें कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी। अर्थात आप ज्यों ज्यों तापमान को बढ़ाओगे त्यों त्यों क्या होने लगेंगे? जो कण है वो गति ऊर्जा में परिवर्तित होते जाएंगे और गतिशील बढ़ते जाएंगे। अब अगर ठोस में ताप की बात की जाए तो ठोस को ताप देने पर कण क्या करते हैं? अधिक तेजी से कंपन करने लग जाते हैं या वाइब्रेट होने लगते हैं। किसके साथ? गति के साथ। किसके साथ? गति के साथ। अर्थात ताप देने पर जो ठोस के कण हैं वो अधिक कंपन करने लगते हैं और ऊष्मा के द्वारा जो उसको ऊर्जा प्रदत्त की जाती है या ऊर्जा कणों के बीच जो आकर्षण बल को क्या कर लेते हैं? पार कर लेती। अर्थात उनके बीच में जो आकर्षण बल है वो ऊर्जा बढ़ने के कारण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जैसे ही वो कम होता है तो कण अपने नियत स्थान को छोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। अर्थात आप बात करें इसके अगले बिंदु के बारे में तो ठोस में होते हैं क्या? ऐसे कण पास पास होते हैं। क्या होते हैं? पास पास चिपके हुए एक दूसरे से। किसके कारण होते हैं? अंतराण्विक बल। अंतराण्विक बल के कारण। अब अगर आप इस पर ताप बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो धीरे धीरे ये जो अंतराण्विक बल है वो क्या हो जाएंगी? कम। और इनके बीच है वो क्या बढ़ जाएगी? ऊर्जा बढ़ जाएगी। जिसके कारण क्या होते हैं? जो कण होते हैं ठोस के वो अपना नियत स्थान छोड़कर क्या करने लगते हैं? गतिशील हो जाते हैं या गतिमान हो जाते हैं।
तो ये अवस्था आती है जब क्या हो जाता है, ठोस किस में परिवर्तित हो जाता है, पिघलकर द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है। तो इस अवस्था को कहते हैं गलनांक, या आप इसको इंग्लिश में बोलें तो मेल्टिंग पॉइंट, अर्थात वह ताप जिस पर ठोस पिघलकर द्रव्य बन जाता है क्या कहलाता है, पदार्थ का गलनांक। अब अगर यहाँ पर एक नाम आता है आपके बर्फ, उस बर्फ के गलनांक के बारे में बात की जाए तो बर्फ का गलनांक होता है आपका 273.16 केल्विन। किसका गलनांक, बर्फ का गलनांक, यानी कि इतने अधिक तापमान पर बर्फ पिघल जाता है। अब अगर इस आगे के बारे में बात की जाए तो जब जो ये गलने की प्रक्रिया यानी कि ठोस अवस्था का किस अवस्था में परिवर्तित होना, द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहा जाता है। आप इसको गलनांक भी बोल सकते हैं, आप इसको संगलन भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात होती है। अब अगर इसके बारे में अगर अगली बिंदु पर चर्चा की जाए या अगले बिंदु के बारे में बात की जाए तो देखते हैं हम कि एक वायुमंडलीय दाब पर अगर देखा जाए 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर दरों में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संलग्न की प्रस्तुत ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा या एंथैल्पी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। यानी कि एक वायुमंडलीय दाब इसको 1 किलोग्राम ठोस में 1 किलोग्राम ठोस को गलनांक पर बदलने के लिए, उसके गलनांक पर बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको उस संलग्न की क्या कहा जाता है, प्रस्तुत ऊष्मा, या आप उसको गुप्त ऊष्मा, या आप उसको एंथैल्पी के नाम से भी जान सकते हैं। अब अगर इसके बाद अगले बिंदु पर बात की जाए तो अगर द्रव्य को ताप देने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, क्या की जाती है, बढ़ जाती है। आपको बताया था कि जैसे जैसे आप ताप बढ़ाओगे पदार्थ की गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। तो क्या होता है कि जब द्रव्य को ताप देने पर उनके कणों में क्या हो जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है, जिसके कारण वो क्या होते हैं, गैस में बदलते हैं। अर्थात जिस तापमान पर कोई ठोस या द्रव्य गैस में बदलता है तो उसे क्या कहा जाता है, क्वथनांक। यानी कि वह ताप जिस पर द्रव्य गैस अवस्था में परिवर्तित होता है उसको क्या कहा जाता है, क्वथनांक, या आप उसको कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। अब अगर आगे बिंदु के बारे में बात की जाए, जिस प्रकार आपका संघनन की प्रस्तुत ऊष्मा थी उसी प्रकार इस क्वथनांक की भी या वाष्पन की भी क्या होती है, गुप्त ऊष्मा या एंथैल्पी होती है। चलिए अगले बिंदु के बारे में बात करें तो अगला प्रभाव आता है अपना दाब का प्रभाव, अर्थात इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अगर दाब की प्रभाव या दाब के प्रभाव के बारे में बात की जाए तो होता क्या है, देखिए कि दाब लगाने पर जो गैस के कण समीप आते हैं, अर्थात आपने गैस अवस्था में पढ़ा था कि गैस के कणों पर अधिक दाब और कम ताप, अर्थात हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, उनको संपीड़ित किया जा सकता है। अर्थात दाब लगाने पर गैस के कण क्या होते हैं, समीप आते हैं, अर्थात इनके मध्य दूरी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। क्या होने लगती है, कम होने लगती है। जैसे लेकिन क्या होता है कि अधिक दाब लगाकर
द्रव को हम ठोस नहीं बना सकते। क्या नहीं कर सकते? ठोस को, इस द्रव को ठोस नहीं बना सकते हैं, क्योंकि द्रव में जो है उस संपीड़ितता क्या होती है? अत्यंत कम होती है। अर्थात द्रव्य के कणों को ज्यादा संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। ये हुआ आपकी अवस्था परिवर्तन पर ताप और दाब का प्रभाव, अर्थात इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर इस पाठ के अगले बिंदु के बारे में बात की जाए तो वह है पदार्थों का शुद्धिकरण, अर्थात मैटर प्योरिटी, यानी कि पदार्थों का शुद्धिकरण। अब अगर पदार्थों के शुद्धिकरण के बारे में करते हैं या बात की जाए तो हेडिंग लगा देता हूं पहले, पदार्थों का शुद्धिकरण। पदार्थों के शुद्धिकरण में बात की जाए तो होता क्या है कि प्रकृति में अनेक प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं जो अपने शुद्ध रूप में नहीं पाए जाते, अर्थात उनमें कई प्रकार की अशुद्धियां मिली होती है और उन अशुद्धियों को अलग अलग करना या उन शुद्धियों को पृथक करना पदार्थों का क्या कहलाता है? पृथक्करण कहलाता है। अगर पदार्थों के पृथक्करण के बारे में बात की जाए तो इसमें मुख्य रूप से जो विधियां हैं उनको यहाँ वर्णित किया गया है। तो अगर पहली विधि के बारे में हम बात करें तो पहली विधि है अपनी निस्यंदन विधि। कौन सी? निस्यंदन। निस्यंदन विधि के बारे में बात की जाए, इसका दूसरा नाम इंग्लिश में फिल्ट्रेशन है, यानी कि निस्यंदन विधि को फिल्ट्रेशन कहा जाता है। होता क्या इसमें देखिएगा, इसमें जो विषमांगी मिश्रण होता है, अर्थात विषमांगी मिश्रण की परिभाषा क्या बताई थी आपको कि पदार्थ में किसी मिश्रण में उपस्थित अवयवों को अलग अलग रूप में देखना। अब अगर निस्यंदन विधि में बात की जाए तो विषमांगी मिश्रण से द्रव्य और ठोस को क्या करना है? अलग करना है। अर्थात किसी द्रव्य से ठोस को अलग करने की जो विधि होती है वो विधि आपकी क्या कहलाती है? निस्यंदन कहलाती है। निस्यंदन के बारे में बात की जाए तो छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं। रेतीले जल से जल को पृथक करना, अर्थात जल में कंकड़ पत्थर या मिट्टी गिरी हुई है तो उसको अलग करना। तो निस्यंदन विधि में क्या कहा जाता है कि एक फिल्टर पेपर लिया जाता है और उस फिल्टर पेपर को क्या किया जाता है? किसी कीप के ऊपर रख देते हैं, अर्थात कीप के ऊपर उस फिल्ट्रेशन पेपर को रख देते हैं या फिल्टर पेपर को रख देते हैं और उसके नीचे एक पात्र रख देते हैं जिसमें क्या किया जा सकता है? शुद्ध जल को प्राप्त किया जा सकता है। तो निस्यंदन में ठोस पदार्थ फिल्टर पेपर पर एक अवशेष के रूप में एकत्रित हो जाते हैं या इकट्ठे हो जाते हैं और द्रव्य निस्यंद के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये विधि आपकी कौन सी कहलाती है? निस्यंदन विधि कहलाती है। दूसरी विधि के बारे में बात की जाए तो दूसरी विधि है आपकी क्रिस्टलीकरण। क्या कहलाती है? क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण इंग्लिश में इसको क्रिस्टलेशन कहा जाता है। इसके बारे में अगर बात की जाए तो ये क्या होती है? देखिए, ये होती है उस किसी संतृप्त विलयन या किन्हीं विलयनों में से ठोस क्रिस्टल बनाने की विधि, अर्थात छोटे छोटे क्रिस्टल प्राप्त करना और किसके रूप में प्राप्त करना? ठोस के रूप में। तो ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? आपकी क्रिस्टलीकरण। और ये जो क्रिस्टलीकरण है वो भौतिक परिवर्तन का ही एक उदाहरण होता है। तो क्या होता है देखिए कि ठोस को द्रव से अलग करने के लिए
क्रिस्टलीकरण की विधि का वाष्पन से आरंभ होती, यानी कि सर्वप्रथम इसको क्या किया जाता है, वाष्पित किया जाता है। हालांकि क्रिस्टलीकरण को जब विलयन काफी सांद्र हो जाता है तो उसको वाष्पन को रोक दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। और इस प्रकार से जो प्राप्त सांद्र विलयन है वो धीरे धीरे क्या करने लगता है, ठंडा होने लगता है। और जैसे ही वो ठंडा होता है तो उसको निस्यंदन किया जा सकता है, उसको निस्यंदन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो चाशनी में से शक्कर पृथक करने या मिश्री बनाने या पानी से नमक को बनाने की जो विधि है वो क्या कहलाती है, क्रिस्टलीकरण विधि कहलाती है। अब अगर आगे के बिंदु के बारे में बात की जाए तो तीसरी विधि आपकी आती है ऊर्ध्वपातन। कौन सी विधि आती है, ऊर्ध्वपातन। अगर ऊर्ध्वपातन के बारे में बात की जाए, इंग्लिश में इसका नाम है सब्लिमेशन। क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन, यानी कि ऊर्ध्वपातन। अब ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, देखिए कि किसी ठोस का द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही किस में परिवर्तित हो जाना, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाना, क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। यानी कि ठोस पदार्थों को गर्म करने पर वे बिना द्रवित हुए किस में बदल जाते हैं, वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, तथा वाष्प को ठंडा करने पर बिना द्रव्य में परिवर्तित हुए सीधा किस में परिवर्तित हो जाते हैं, ठोस में बदल जाते हैं। और इस गुण को क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। जैसे नौसादर प्राप्त करना, आयोडीन यानी नमक प्राप्त करना, कपूर प्राप्त करना और नैप्थलीन आदि क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन के उदाहरण होते हैं। ठीक है, चलिए अगर अगली विधि के बारे में बात की जाए तो वो होती है आपकी विभेदी निष्करण, यानी कि डिफरेंटल एक्सट्रैक्शन, यानी कि नाम लिख देता हूं, विभेदी निष्करण। विभेदी निष्कर्षण क्या होता है कि ये अमिश्रणीय द्रवों का, यानी कि एक से अधिक मिश्रणों का या द्रवों का जो मिश्रण है उसको पृथक करने में या अलग करने में काम आती है। जैसे उदाहरण के लिए देख लिया जाए, तेल और जल का जो मिश्रण है उसको किसके द्वारा अलग किया जा सकता है, तो उसको है वो विभेदी निष्कर्षण के द्वारा अलग किया जा सकता है। तो चलिए इसके बारे में बात की जाए तो ये क्या होती है कि मिश्रण को पृथककारी कीप में डालने पर दोनों द्रवों की भिन्न भिन्न परतें जम जाती है। अर्थात अगर इनको किसी पृथककारी कीप या किसी पृथककारी फिल्टर पेपर को कीप पर रखकर उस पर डाला जाता है तो जो दोनों द्रव्य है, यानी कि जो आपका तेल और पानी है, उनकी क्या हो जाती है, अलग अलग एक परत जम जाती है। और स्टोव को खोलने पर पहले द्रव्य, बाद में द्रव्य हल्का होता है। यानी कि स्टोव को जब आप खोलते हो या दोनों को अलग रूप में प्राप्त करते हो तो द्रव्य तो क्या होता है, भारी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। अगर अगले बिंदु के बारे में बात की जाए तो अगली विधि है वो आसवन विधि। कौन सी विधि, आसवन विधि। आसवन विधि का अगर अंग्रेजी रूपांतरण किया जाए तो इसको डिस्टिलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिस्टिलेशन। अब अगर वह आसवन के बारे में बात की जाए तो जब द्रव्य में घुलनशील ठोस उपस्थित हो तो मिश्रण को उबालने पर वो क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है। अर्थात किसी द्रव्य में क्या उपस्थित हो, ठोस के कण उपस्थित हो और उनको गर्म किया जाए या उबाला जाए तो वो जो किस में वाष्पित हो जाते हैं, द्रव्य में वाष्पित हो जाते हैं। और वापस जब वाष्प को ठंडा करते हैं
तो संघनन के कारण क्या प्राप्त हो जाते हैं, आपका शुद्ध द्रव्य प्राप्त हो जाता है या शुद्ध लिक्विफाइड प्राप्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आसवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आसवन कहा जाता है। और पृथक्करण की जो अंतिम विधि है या आप यूं के इस पाठ का जो अंतिम टॉपिक है वो होता है आपका प्रभाजी आसवन, अंग्रेजी में कहा जाए तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन। अगर इसको समझा जाए तो होता क्या, देखिए कि दो द्रवों के जो क्वथनांकों में एक निश्चित अंतर नहीं होता ना, तो उस पदार्थों के जो अशुद्धि है उसको हम क्या नहीं कर सकते, आसवन के द्वारा पृथक नहीं कर सकते। अर्थात कोई दो द्रव्य है और उन क्वथनांकों के बीच में कुछ या आप यों के तो पर्याप्त क्या नहीं होता है, अंतर नहीं होता है, तो उस स्थिति में कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। अगर इस प्रभाजी आसवन विधि के बारे में आगे पढ़ा जाए तो ऐसे द्रवों को पृथक करने के लिए क्या किया जाता है कि द्रवों की एक वाष्प एक ही ताप प्रास में बन जाती है तथा संघनित हो जाती है। ऐसी स्थिति में प्रभाजी आसवन है या प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें होता क्या है कि मिश्रण को गर्म करने पर जो उसके प्रत्येक द्रव उसके क्वथनांक पर या बॉइलिंग पॉइंट पर वाष्पित होता है और इनकी जो वाष्प को क्या कर लिया जाता है, जो प्रभाज स्तंभ होता है उससे गुजार कर संघनित करते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, भिन्न भिन्न द्रव प्राप्त होते हैं या डिफरेंट टाइप के लिक्विड प्राप्त होते हैं। फिर क्या किया जाता है इनका, पहले तो इनको कम क्वथनांक वाला तथा बाद में अधिक क्वथनांक वाला द्रव्य प्राप्त होता है। प्रभाजी आसवन के उदाहरणों के रूप में अगर आप बात करें तो पेट्रोलियम भी प्रभाजी आसवन की विधि के द्वारा विभिन्न अवयव प्राप्त होते हैं, जिसको नाम दे सकते हैं पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैसलीन, चारकोल इत्यादि। और इसी टॉपिक के साथ जो आपका पाठ था पदार्थ की संरचना और अणु, वो यहीं समाप्त होता है। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। कल की कक्षा में जो नया चैप्टर शुरू होगा उसके बारे में आपको कल बता दिया जाएगा। धन्यवाद।